1084 की मां महाश्वेता देवी। समय रात, जाड़ों की शाम बहुत जल्दी ही उतर आती है, इसलिए इतना अंधेरा है। और अंधेरा है इसलिए सुजाता के हर कमरे की रोशनी इतनी तेज है। पिछले कुछ दिनों से सुजाता ने बैंक से घर आकर खिड़की के शीशों को साबुन के पानी से साफ किया है, इसीलिए भी रोशनी इतनी चमक रही है। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, कल भी थोड़ी सी बौछार पड़ी है, इसलिए दो एक फलिंगे इतनी ठंड में भी बाहर से खिड़की के शीशों पर सिर पटक रहे हैं, रोशनी के दायरे में घूम रहे हैं। ऐसा ही होता आया है। सिर्फ जो सामान्य है, नंदिनी के लिए वही असामान्य रहेगा। नंदिनी के शरीर पर सिर्फ चादर पड़ी थी। व्रती जाड़ों में फटा पुराना नीला शाल ओढ़ना पसंद करता है। दिव्यनाथ बहुत देर से शायद दरवाजे तक आ जा रहे थे। अब वो पहले की तरह कर्कश स्वर में चिल्ला उठे, घर लौटने का समय हो गया। हद है। सुजाता कुछ नहीं बोली। दिव्यनाथ और उस टाइपिस्ट लड़की के सामने व्रती कब हुआ था, माइनस सुजाता ने मन ही मन इसका हिसाब लगाया। हाँ, उसी समय से व्रती ने अपने स्कॉलरशिप का पैसा घर में देना शुरू किया था। सुजाता आज समझी कि व्रती उसी समय घर छोड़कर नहीं गया तो सिर्फ उसी के लिए। व्रती, तूने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों मुझ पर तेरा प्यार स्नेह में बदल गया था, जैसे एक छोटी सी लड़की पर उसके पिता का प्यार होता है? सुजाता गलियारा पार कर धीरे धीरे ड्राइंग रूम में घुसी। हर फूलदान में फूल सजाए हुए हैं। झलमल उजली रोशनी, गहरे खूनी रंग के गुलाब, हाय लाल गुलाब के गुच्छों में झलमलाती रोशनी में जिन्होंने अपना विश्वास गिरवी रखा था, उन्होंने कब से वो विश्वास लौटा लिया है। फिर भी ये गुलाब इतने लाल हैं, रोशनी इतनी तेज है। धोखाधड़ी। नंदिनी और व्रती के साथ गुलाबों और रोशनी ने भी धोखा किया है। सुजाता ने सिर हिलाया। बड़ी मेज को नीचे के बरामदे में निकाला गया है। स्कूल में पढ़ते वक्त बरसात के दिनों में कितने दिन ये टेबल निकालकर व्रती टेबल टेनिस खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। एक बार इसी बरामदे में व्रती और उसके दोस्तों ने रविंद्र जयंती मनाई थी। उसका दोस्त बाबलू एक ही चालबाज था। उतनी छोटी सी उम्र में बाबलू ने लिखा था, रविंद्रनाथ बहुत गरीब थे, इसीलिए 8वीं क्लास के बाद पढ़ना छोड़ दिया था और कविता लिखकर अपना गुजारा करते थे। व्रती ने रविंद्रनाथ की कविता वीर पुरुष पढ़कर सुनाई थी। उसके बाद कितने ही आलोक वर्ष बीत गए हैं। मेज के ऊपर झकसी सफेद चादर बिछी हुई है। मेज के एक पाए की लकड़ी व्रती के जूतों की ठोकर से छिल गई थी। मेज के ऊपर कांटा चम्मच, नैपकिन, वाइन ग्लास, पानी, शीशे के गिलास, फुल प्लेटें, कॉफी के प्याले सब सजे हुए हैं। इस घर की किसी भी चीज में व्रती नहीं है, कहीं नहीं है। व्रती के घर में, जिसमें वो पलकर बड़ा हुआ, जिंदगी बिताई, उस घर में व्रती को ढूंढ पाना इतना मुश्किल है। सुजाता ने देखा, काले पर लाल सुनहरे रंग के चेरी के फूल वाले प्याले, ये नीपा के हैं। तो नीपा भी आई है। खाने के कमरे में घुसी। मेज पर संदेश के डिब्बे, रसगुल्ले की हंडिया, दही, वॉलडॉर्फ और साबिर का नाम छपा है डिब्बों पर। आज के लिए खास ऑर्डर दिए गए थे। साइड बोर्ड के ऊपर सॉस, विनेगर, मस्टर्ड, नमक, काली मिर्च, सलाद। बिनी ने कट ग्लास के डूंगों में कतर कर सिरके में हरी मिर्च भिगोई थी। हेम दौड़ कर आई। एक गिलास शिकंजवीन। हेम चली गई। दिव्यनाथ अंदर आए, प्रौढ़, भोगी, मांसल चेहरा। आज पहली बार सुजाता को लगा, गर्दन के पास इतनी ज्यादा छटाई के साथ बाल काटना, मुंह में स्नो लगाना सचमुच ही बहुत कुत्सित लगता है। लगा, अगर दिव्यनाथ चिकन का कुर्ता और किनारी वाली शाल न भी पहनते तो भी चल जाता। जूते आज ही के लिए खरीदे गए हैं, ये देखकर ही पता लग जाता है। दिव्यनाथ ने बहुत कीमती बनियान पहन रखी थी, ये सुजाता को पता था। क्या सोचती हो तुम? जानती हो 50 लोगों को बुलाया है। जानती हूं, मतलब बंदोबस्त किया हुआ था सब। नीपा आई है, तुम घर पर ही थे, सब बंदोबस्त हो ही गया है जब, तब और बात मत बढ़ाओ। तुम समझती क्या हो? तुम अगर इसी समय यहां से चले ना जाओ तो मैं घर से निकल जाऊंगी और कभी नहीं लौटूंगी। सुजाता ने रुक रुक कर कहा। उसको घिन लग रही है, बेहद घिन लग रही है। दिव्यनाथ और वो टाइपिस्ट लड़की, दिव्यनाथ और सुजाता की रिश्ते की ननद, दिव्यनाथ और उनकी मुंह बोली भाभी। दिव्यनाथ के गाल पर जैसे किसी ने तमाचा जड़ दिया। 34 साल के विवाहित जीवन में सुजाता एक बार भी इस तरह अपने पति से नहीं बोली थी। तुम सारा दिन कहां रही, क्या ये भी पूछ नहीं सकता? नहीं। वेंट 2 साल पहले तक, पिछले 32 साल से तुम अपनी शामें कहां बिताते थे? किसको लेकर पिछले 10 साल से टूर पर जा रहे हो? क्यों तुम अपनी पुरानी टाइपिस्ट के लिए मकान का किराया देते रहे? ये सब मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। तुम मुझसे एक एक बात भी नहीं पूछोगे, किसी दिन भी नहीं पूछोगे। गांड 2। जब उम्र कम थी तब मैं समझती नहीं थी। उसके बाद तुम्हारी मां ने तुम्हारे हर पाप को बैंकने की कोशिश की, इसलिए पूछने की इच्छा भी नहीं हुई कभी। इसके बाद आई हैड नो इंटरेस्ट टू नो। लेकिन तुम जिस तरह अपने घर, अपने परिवार से चोरी चोरी बाहर समय बिताते थे, मैंने वो नहीं किया। और भी सुनना चाहते हो तुम? आज? हाँ, व्हाई नॉट? आज क्यों नहीं? जाओ। हाँ, जाओ। सुजाता ने जाओ शब्द आदेश के स्वर में कहा। दिव्यनाथ गर्दन पहुंचते पहुंचते निकल गए। आज के बाद सुजाता नहीं रहेगी यहां। अब नहीं रहेगी। जहां व्रती नहीं है वहां वो नहीं रहेगी।
व्रती के रहते अगर वो एक दिन भी दिव्यनाथ से इस तरह बात कर सकती, कह सुनकर व्रती को लेकर निकल जाती, तब भी शायद कुछ बदल नहीं सकती थी। बस सिर्फ व्रती के मन के करीब आ जाती। व्रती को ये मालूम हो जाता कि जिस सुजाता को उसने जाना है वो ही पूरा सच नहीं है। व्रती बिना जाने ही चला गया। हेम अंदर आई, नींबू वाला शरबत दिया। सुजाता ने एक घूंट पिया, फिर कहा, गर्म पानी रख हेम, नहाऊंगी, लेकिन खुद पानी ढोकर नहीं लाना। नत्थू है ना? नत्थू बर्फ लाने गया है पड़ोस में। क्यों, घर में बर्फ नहीं जमी? नहीं, मिस्त्री ने आकर कहा, पता नहीं क्या खराब हो गया है फ्रिज का, 60 रुपए लगेंगे। वो भी अभी नहीं हो सकता। फिर पानी रहने दे, अभी ना नहाऊं, बाद में नहा लेना। ठीक है, बाद में नहाऊंगी। सारा दिन कुछ खाया? नहीं, मन नहीं हुआ। अब ऊपर जाओगी ना? कुछ खाओगी? नहीं, नीपा कब आई? सुबह। उन्होंने तो यहीं खाना खाया। लड़की को लाई है? नहीं, उसके स्कूल में जाने क्या हो रहा है? कमरे किसने सजाए? क्यों बहुरानी ने? कप प्लेट सब किसने निकाले? सब वो छोटी दीदी ने किया है। तुम चली गई तो मुझे खूब डांटा फटकारा। मैं काम नहीं करती, बैठी बैठी रोटियां तोड़ती हूं, छोटे भैया का नाम भुनाकर खा रही हूं, वगैरह वगैरह। डांटा क्यों? नहाने का पानी उबलकर गर्म हो गया था, उसके बाद और भी क्या क्या पीसकर उपटन बनाने को कहा था। मैंने कहा, मुझे इतना कहाँ याद रहता है। फिर उसके बाद घर वर साफ करने लगी। बहुरानी ने कहा, मैं किस लिए हूं? एक दिन तुम किसी और पर जिम्मेदारी देकर चैन नहीं ले सकती? बस इसके बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। क्या क्या बोल रही थीं पता नहीं, अंग्रेजी में झगड़ रही थीं दोनों। तू क्यों सुनने गई? लो और सुनो, मैं कभी सुनती हूं उनकी बातें। ऐसा चिल्ला रही थीं दोनों कि सड़क पर आदमी इकट्ठे हो गए थे। फिर उसके बाद छोटी दीदी ने जाकर बड़ी दीदी को फोन किया। उन्होंने आकर बहुरानी को मनाया। फिर बहुरानी ने सब काम पूरा किया। फिर सबने मिलकर खूब गप्पे मारी, खाना खाया। उसके बाद तो भाई सब ठीक ठाक हो गया। नीचे जाने कहाँ गई और पता नहीं कहाँ से जूड़ा बंधवा कर आई। खूब हंस हंस कर आ रही थी बाहर से। तूली की सहेली जूड़ा बनाने नहीं आई? नहीं। अच्छा, तू अब जा। हेम चली गई। सुजाता कमरे से बाहर निकल आई। रेलिंग पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ने लगी। तकलीफ हो रही है, बेहद तकलीफ हो रही है। व्रती होने के एक दिन पहले कितनी तकलीफ थी, और किसी के जन्म के बारे में इतना कुछ याद नहीं है। सिर्फ व्रती की बात ही क्यों याद है? व्रती उसके मन में एक दर्द बनकर जिंदा रहेगा, सिर्फ इसीलिए। सीढ़ियों की इस जगह पर ही व्रती उस दिन पेड़ू में दर्द। सोचा था तुली की शादी के बाद ही ऑपरेशन कराएगी, अब लग रहा है पहले ही कराना पड़ेगा। आज का दिन कट जाए किसी तरह तो कल सोचेगी कि क्या करना ठीक होगा। आज के दिन एंगेजमेंट रखने की उसकी कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी राय पूछना कभी किसी ने जरूरी नहीं समझा। टोनी कपाड़िया की मां के गुरुजी अमेरिका में रहते हैं। स्वामी जी ने ही ये तारीख तय की थी। टोनी मां का कहा नहीं टालता। मां के पैसे से वो इतना बड़ा धंधा कर रहा है। दिव्यनाथ बड़े खुश हैं। दोनों उन्हीं की तरह मातृभक्त हैं। मां की हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन मातृभक्ति होना उसका अतिरिक्त गुण है। होने वाले दामाद के रूप में वो वैसे भी वांछनीय है। टोनी की कोशिशों से ही दिव्यनाथ को शॉ वेंशन का ऑडिट का काम मिला था। टोनी के बारे में दिव्यनाथ के मन में कमजोरी सी है। इसके अलावा तुली उनकी सबसे चहेती बेटी है। तुली का स्वभाव, शक्ल सब दिव्यनाथ की मां की तरह है। टाइपिस्ट लकड़ी वाली बात तुली को ही सबसे पहले पता चली थी, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनी रही। उसके मन में बाप के प्रति कोई घृणा या अलगाव की भावना नहीं आई। उल्टे उस लड़की की उद्दंडता इतनी बढ़ गई थी कि घर पर फोन करके बताती थी कि आज शाम को मार्केट जाना है, दिव्यनाथ को खबर कर दी जाए। तुली ही फोन उठाती थी, क्योंकि उस लड़की को पता था कि तुली के अलावा और कोई फोन उठाएगा तो दिव्यनाथ को खबर नहीं मिलेगी। दिव्यनाथ ने ही टाइपिस्ट को तुली की बात बताई होगी। तुली अपने बाबूजी को सब खबरें ठीक ठाक पहुंचा देती थी। उस समय अपने बाबूजी के लिए उसके मन में एक अजीब सा अधिकार बोध आ गया था। तुली की देखरेख में दिव्यनाथ शाम होने से पहले अच्छे कपड़े पहनते थे। अपनी रखैल के साथ शाम बिताकर आने के बाद तुली ही चिकन सूप और सलाद लेकर अपने पिता के पास दौड़ी जाती थी। एक संतोष और गर्व का अनुभव होता था उसे, जैसे उसकी दादी को होता था। मर्द हैं उसके बाबूजी, शादी करनी हो तो ऐसे मर्द से ही करनी चाहिए। ये बात तुली बड़े गुमान के साथ कहती थी बड़े भैया तो कायर हैं, एकदम जोरू के गुलाम। ज्योति जब अपने बाबूजी की बात ससुराल के किसी रिश्तेदार से सुनकर आया था और घर में इसे लेकर बातचीत हुई थी, तो तुली ने ही कहा था, बड़े भैया किसी को दोषी कह देना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग इस तरह छुटकारा ढूंढते हैं उन लोगों के जीवन में जरूर कोई दुख होता है। बाबूजी को तो है ही। उसने फिर कहा था, दादी जी कहती थी कि दादाजी कोई शाम घर पर नहीं बिताते थे, तो क्या सिर्फ इसीलिए वो इंसान होने के नाते कुछ कम थे? और व्रती ने कुछ भी नहीं कहा था। तुली के रहते वो उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाता था। जब तक वो घर पर रहती थी उससे बात नहीं करता था। अब लगता है व्रती को सब कुछ मालूम था। शायद उसने सोचा हो कि सुजाता को इस बात से सबसे ज्यादा अपमानित अनुभव होना चाहिए, लेकिन सुजाता ही जब चुप है तो वो क्यों कुछ कहे। लेकिन शायद सुजाता के इस स्थिति को स्वीकार कर लेने के कारण उसे बहुत आघात पहुंचा था, इसीलिए घर छोड़कर चला जाना चाहता था।
सुजाता व्रती को अब कभी भी ये नहीं समझा सकेगी कि वो क्यों चुप रहती थी। व्रती की बात सोचकर कि वो बड़ा हो जाए, लिख पढ़ ले, फिर व्रती को लेकर कहीं चली जाएगी, ये कुछ सोचकर वो सब सहती रही। व्रती ये बिना जाने ही चला गया। अगर जान जाता तो क्या अपनी राह बदल देता? नहीं, कभी नहीं बदलता, ये वो जानती है। इसीलिए व्रती उसकी प्रिय संतान था। मां के मन के इस हाहाकार को व्रती बचपन से ही समझने लगा था, इसलिए कहता था, बड़ा होकर मैं तुमको एक शीशे के मकान में रख दूंगा, जादुई शीशे के मकान में। मां तुम सबको देख पाओगी, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। 10वीं क्लास में मेरा प्रिय व्यक्ति शीर्षक से मेरी मां नाम देकर लेख उसने लिखा था। वो व्रती उंगली कटकर खून बहने पर डर जाता था, लेकिन दांतों से होंठ भींचकर सह भी लेता था। बड़ी तीव्र इच्छा होती है उसके चेहरे पर हाथ फेरकर उसको महसूस करे। उसकी आंख, नाक, होंठ, भौहों पर कोई कटा निशान, लेकिन पूरे चेहरे पर एक भी अक्षत जगह नहीं थी। उसकी हत्या ही सिर्फ उद्देश्य नहीं रहा होगा, हत्या को धीरे धीरे विलंबित लय में ले जाना, पैशाचिक उल्लास से धीरे धीरे मौत के करीब जाते आदमी को तड़पता देखना। उन हत्यारों को कोई सजा नहीं मिली क्योंकि वे चतुर लोग हैं। इससे बढ़कर भयंकर परिणति किसी और समाज की हो सकती है क्या? जिन लोगों ने उन तरुणों को हत्या का मंत्र पढ़ाया था, उनको कोई पहचनवा नहीं देता। उन लोगों का बाल भी नहीं बांका हुआ। इतना गूढ़, दुर्बोध्य, क्लिष्ट, जटिल क्यों है सब कुछ? क्या आज भी वे लोग सक्रिय हैं, भयानक रूप से सक्रिय? नंदिनी ने कहा था, कुछ भी शांत नहीं है। सुजाता ने सुना है, वे लोग हजारों तरह के प्रलोभन देते हैं, नाखूनों में सुई चुभोते हैं, आंखों के सामने 1000 वॉट के बल्ब जलाते हैं, देह के गुप्त स्थानों में बीभत्स यातनाएं पहुंचाते हैं, कितने कितने अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी व्रती की तरह के लड़के झुकते नहीं। आज भी नहीं झुकते जब जेल की कस्टडी से पुलिस की कस्टडी में रहते हैं, यानी जेल से फिर पुलिस की हिरासत में, फिर फाइल बंद, पूर्ण विराम। अजय दत्त की मां ने कहा था, अब हाबलू दत्त की फाइल भी बंद कर सकते हैं। हाबलू अजय का ही एक उपनाम उर्फ था। संजीवन की दीदी को जेल वालों ने कहा था, तस्वीर दिखाना चाहती हैं अपनी मां को? 1 महीने के बाद आइएगा, रील में एक साथ 72 तस्वीरें आएंगी। आपके भाई का तो सिर्फ 30वां नंबर है, महीने भर में रील खत्म होगी, तभी न तस्वीर निकलेगी। रेलिंग पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ रही है सुजाता। इसी रेलिंग पर से फिसल कर व्रती उतरता था। हेम दूध का गिलास लेकर सीढ़ियां चढ़ती थीं, और इसी बीच व्रती कितनी ही बार ऊपर नीचे हो लेता था। बड़ा होकर भी कितनी बार इसी रेलिंग को पकड़कर उतरा करता था। लेकिन आज इस घर में व्रती कहीं भी नहीं है। वो आज भी है, लेकिन दूसरी जगहों पर, फुटपाथ के लाल गुलाब के गुच्छों में, सड़क पर टंगी सजावटों में, रास्ते की रोशनी में, लोगों की हंसी में, समू की मां के चेहरे में, नंदिनी की आंखों के नीचे की काली छाया में। कहां कहां ढूंढती फिरे उसे सुजाता। शरीर अब साथ नहीं देता। व्रती कहां कहां बिखरा है, सुजाता उसे कहां कहां ढूंढे। तुली के कमरे में घुसी। तुली और नीपा ने एक ही तरह की नीली बनारसी साड़ी पहनी है, एक ही तरह का स्टोल। दिव्यनाथ की तरफ से दोनों बेटियों और बहू को आज के दिन के लिए खास तोहफे 3 साड़ियां, 3 स्टोल 900 रुपयों से ऊपर में मिलेंगे। 900 रुपयों में समूह की मां जैसे कितनों के कितने अभाव दूर हो सकते हैं। तुली और नीपा ने उनकी तरफ देखा। शीशे में तीनों का प्रतिबिंब सुजाता ने देखा। उसकी अपनी साड़ी मुसी हुई है, चेहरे पर थकावट, कच्चे पक्के बाल अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तुली और नीपा सजी धजी सुंदर, दोनों के चेहरे ही संतुष्ट दिख सकते थे, लेकिन मेकअप भी उनके चेहरे पर छाया के असंतोष को नहीं बांध पाया था। तुली, तेरे गहने। सुजाता ने बैग खोलकर गहने बिस्तर पर फैला दिए, फिर उनमें से कुछ उठाकर बैग में रख लिए। वे वाले उठा क्यों लिए? नीपा और बिनी को जो जो दिया है वही तुझे भी दिया। देखा दीदी, मैंने कहा नहीं था, नीपा ने साथ साथ बड़े लाड़ भरे उदार स्वर में कहा। वे वाले भी तुली को दे दो मां, मेरी कोई मांग या अधिकार नहीं है। सच, तेरी मांग की बात ही कहां से उठती है? बिनी को भी तो दिया है। व्रती रहता तो व्रती की बहू को देती, एक सुमन और एक तेरी बिटिया को दूंगी, और दूसरे वाले जो हो कुछ करूंगी। तुली आग बबूला होकर फुफकारती हुई बोली, हद है, तुम्हें पता है मुझे पुरानी किस्म के गहने जवाहरात कितने पसंद हैं। टोनी इनको मॉडल बना के नकली गहने वगैरह बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा, सब कुछ तुम्हें मालूम है। तूने कहा था, मैंने सुन लिया था, अब मैंने अपना मत बदल दिया है। लेकिन आखिर क्यों? ऐसे ही। तेरी दादी के दिए हुए गहने, तेरे पिताजी के दिए गहने, सभी तो दे दिए। ये मेरे पिताजी के दिए हुए हैं, मेरे पास रहें तो क्या? वाह, क्या हिसाब किताब है। ये मैं औरों को दूंगी, यही तय किया है। ये भी ना दो तो क्या? तेरी लेने की मर्जी ना हो तो फेंक दे। आज तेरे साथ ज्यादा बात नहीं करूंगी तुली, तू चिल्ला मत। सुबह से बहुत चिल्लाई है। किसने कहा? हेम ने। हाँ, जितने दिन तुम इस घर में हो हेम को एक शब्द भी नहीं कहोगी। हेम को मैंने अपने खर्चे से रखा है, तुम्हारे बाबूजी ने नहीं। हेम ने व्रती को पाला था। वो जितने दिन है अगर चाहो तो अच्छा बर्ताव करना, लेकिन बुरा बर्ताव नहीं कर सकी तुम। आज के दिन व्रती के जन्मदिन, वो सुबह से रो रही है, ये जानकर भी तुमने उससे जैसा बर्ताव किया, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। आज के दिन के लिए तुम्हारे मन में बहुत भावुकता है ना, तभी तो सारा दिन बाहर बिता कर आई। तारीख मुझसे पूछकर नहीं,
टोनी की मां से पूछकर तय की गई है। मैं लौट आई हूं, ये काफी समझना चाहिए, नीपा ने कहा। मेरी बात सोचकर ही आ जाती मां, मैं तो रोज यहां दिन बिताने के लिए नहीं आती। सुजाता हंसी और कहा, तू पूरे साल में कितने दिन मेरी बात सोचती है? अपनी गाड़ी में तो दुनिया छान मारती है। अमित तो दौरे पर ही रहता है ज्यादातर और तू घूमती ही रहती है। ज्योति को टाइफाइड हुआ, सुमन का जन्मदिन हुआ, तू एक बार भी ना आ सकी। मैं तुझे दोष नहीं देती, ऐसा ही होता है, लेकिन तू आएगी इसी आस में मैं बैठी रहूं, ऐसी उम्मीद तुझे करनी चाहिए। तुम और बातचीत नहीं तुली, मैं तैयार होने को चली। सुजाता अपने कमरे में चली गई। अलमारी खोली, देह की एक एक नस तड़क रही है, कह रही है नहीं नहीं नहीं, लेकिन आज की शाम का कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। कालकोठरी। सुजाता ने एक एक को यह बता दिया कि कोई कुछ भी करे, वो अपना कर्तव्य अविचल रूप से करती रहेगी। अपने को स्वयं ही कारादंड दिया है, अब क्या कारागार तोड़कर बाहर निकला जा सकता है। सफेद पर सफेद बूटी वाली किनारी की ढाका की साड़ी और सफेद ब्लाउज निकाला, अलमारी बंद की और बाथरूम में चली गई। दरवाजे बंद कर शॉवर खोलकर वो जमीन पर बैठ गई। चाहे जितनी ठंड हो, दर्द के कारण ठंड महसूस नहीं होती। ठंडे पानी से शरीर जुड़ा गया, बर्फ की तरह ठंडा पानी, बर्फ की सिल्ली पर तुरंत मरा हुआ। खून से लथपथ शरीर डालकर रखो तो खून बंद हो जाता है। ठंडा पानी, शीतल व्रती की उंगलियों की तरह, व्रती के माथे की तरह, हाथों की तरह ठंडा और कुछ नहीं हो सकता। आज सारे दिन व्रती के साथ रही थी। व्रती की उंगलियां कितनी ठंडी, कितनी बर्फ सी ठंडी उसकी पलकें, बंद काली बरौनियां, तांबई गोरा रंग, बाल ठंडे बर्फ के पानी से भीगे, ठंडे ठंडे हिमशीतल। आज सारा दिन व्रती के साथ थी। शमशान में अंधेरी रात, पुलिस के पहरे में व्रती, शमशान में रोशनी की बाढ़, दीवार पर इबारत, एक के बाद एक नाम नाम नाम। एल्यूमिनियम का दरवाजा धड़ से गिरा। व्रती बिजली की आग के अंदर व्रती को सेंका जा रहा है। दिन भर व्रती के साथ थी। राख लीजिए, अस्थियां लीजिए, मिट्टी से निकालिए, गया में फेंकनी होंगी। व्रती के साथ थी वो सारा दिन। शॉवर बंद किया, मशीन की तरह एक के बाद एक काम करती रही। शिराएं, नर्से, हृदय, रक्त सब जैसे चीख चीख कर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। सुजाता ने शरीर पर पाउडर छिड़का, फिर गीले बालों को बांधने लगी। व्रती कहता था, कैसे हर समय तुम अपना कर्तव्य निभाती हो मां? हर समय अपने कर्तव्य पूरे करने होते हैं, ऐसा ही उसे सिखाया गया था और ऐसे ही वो खुद सीखती आई थी। लेकिन आज लग रहा है सब व्यर्थ था, ए बिग वेस्टेज। किसकी सहायता की उसने? किसी की भी नहीं। दिव्यनाथ, तुली, नीपा, किसी की नहीं। दरवाजा खोलकर कमरे में आई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। आंखों के नीचे के काले दायरे होने दो। नंदिनी की आंखों के नीचे, करीब करीब अंधी आंखों के नीचे, पहाड़ी की तलहटी जैसे ठंडी काली छाया है। नंदिनी के पास और कभी नहीं जाएगी सुजाता, और कभी नहीं जाएगी समू की मां के पास। व्रती को वो कहां ढूंढती फिरेगी? या फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्वयं ढूंढना बंद कर देगी। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक दिन दिव्यनाथ लड़के लड़कियों के सामने दहाड़ मारकर रोए थे और बोले थे, तुम्हारी मां की आंखों में आंसू नहीं है, अप्राकृतिक है वो स्त्री, उसकी आंखों में जांसू भी नहीं है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सुजाता जिस किसी के सामने रोएगी, व्रती का नाम लेकर उसकी बातें करेगी? सोचकर ही डर लगता है। क्या अभी भी उसके असहनीय शोक के सीखचों के अंदर व्रती कैद नहीं है? अभी तो सब तरफ शांत नहीं है। जेल की दीवारें ऊंची हैं, नए नए वॉच टावर बने हैं। बंदियों के लिए बड़ा फाटक तक नहीं खोला जाता। आधी रात को पुलिस वैन आती है, रेडियो सिग्नल देता है, ऊपर से क्रेन उतरता है। जानवर की तरह क्रेन के जबड़े कैदी को दबोचकर जेल के अंदर उतार देते हैं। दुर्गा पूजा की अष्टमी पूजा में मस्त कलकत्ता। गोली काली गाड़ी, गोली भागने की कोशिश, गोली हाबलू दत्त की फाइल बंद। एक पुलिस पहरे से घिरी शव यात्रा, पीछे कुद संकल्प से कठोर चेहरे वाले शवयात्री चल रहे हैं, तरुण युवा चेहरे। व्रती की बातें सबसे करके कैसे सहज हो जाए, कैसे अपने शोक को रोजमर्रा की आम घटना जैसी बना ले। सफेद शाल को कंधों पर डाल दिया, चप्पल पहनी, पानी पिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बिनी ने झोंका। ठीक तुली और नीपा की तरह बाल बांधे हैं बिनी ने, एक ही तरह की साड़ी। इस समय ये लोग औरों की तरह दिखना चाहती हैं, अपनी तरह नहीं। इसी को फैशन कहते। 12 मां हो गया। हाँ, सुमन क्या कर रहा है? आया के पास है, अब सोएगा। चलो नीचे चलो। सुजाता ने बत्ती बुझा दी और कमरे से बाहर आ गई। अंदर से मन कह रहा है नहीं नहीं, लेकिन सुजाता सीढ़ियां उतरने लगी। जो अच्छा नहीं लगता वहीं करते चलने का नाम है कर्तव्य। कर्तव्य करती रही हमेशा। क्या इसे लेकर सुजाता के मन में बहुत गर्व था। एक बार नीपा की लड़की के जन्मदिन पर जाने की बात पर व्रती ने कहा था, आंखों के डॉक्टर के पास जाना अगर ज्यादा जरूरी है तो वहीं जाना चाहिए। नीपा को बुरा लगेगा। कुछ बुरा नहीं लगेगा। सुजाता ने कुछ नहीं कहा था। दीदी को बुरा लगेगा, ये रस्म रिवाज की बात है। हमारे किसी काम पर दीदी का दुख और सुख निर्भर नहीं, ये तो तुम जानती ही हो। फिर क्यों आंखें दिखाने नहीं जाओगी? व्रती को पता था, सब पता था, जानता था, इसीलिए इतनी आसानी से सबको बर्बाद कर गया। उस दिन आखिरकार बाहर चला गया था व्रती।
फिर देर बाद लौटकर सुजाता ने कहा था, चलो आंखों के डॉक्टर के पास। तू जाएगा? हाँ चलो ना। आंखों में एट्रोपिन डालकर सुजाता अकेले आएगी, उसको तकलीफ होगी, इसीलिए व्रती उसको डॉक्टर के पास लेकर गया था। फिर सुजाता को नीपा के घर के सामने उतार दिया था। अंदर नहीं आएगा? व्रती हंसा था, कुछ नहीं बोला था। उस दिन उसने धोती और शर्ट पहन रखी थी। वैसे तो पेंट ही पहना करता था, लेकिन धोती पहनना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब व्रती बदलता जा रहा था, उन दिनों कुछ कुछ बातें सिर्फ अकेले उसी को याद रहती थीं, जैसे सुजाता के आंखों की तकलीफ वाली बात। व्रती के मरने के बाद सुबह सुबह जो सुजाता कांटा पुकूर गई, लौटने में कितनी देर हो गई थी। उसने सोचा कायदे से व्रती की मृतदेह पुलिस उसको देगी ही, लेकिन पता चला नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। ये सुनकर भी वो हैरान नहीं हुई थी। हैरान होने की ताकत ही कहाँ थी। वो लौट आई थी, फिर खबर पाकर फिर चली गई थी। देवीनाथ की मिन्नतों के और काफी दौड़ धूप के बाद सभी का पोस्टमार्टम जल्दी हो गया था। मुर्दा घर में लाशों को फॉर्मलीन से पहुंचकर जल्दी जल्दी छुरा चलाकर डॉक्टर अपना काम खत्म कर देता था। ऐसा न करने से काम नहीं चलता। उन दिनों कितनी कितनी पुलिस वैन तो कांटा पुकूर आती जाती थी, कोई हिसाब है। शाम से श्मशान में जाकर बैठे रहना है। सुजाता दोपहर को घर लौटी। जब लौटी तो चुप्पी से घुटते हुए घर में किसी के कुछ भी करने से पहले ठीक समूह की मां की तरह हेम फूट फूट कर रो उठी थी। जमीन पर सिर पटकती हुई विलाप कर रही थी। ठीक 7 दिन का बच्चा तुमने मेरी गोद में डाल दिया था मां जी। तुम तो खुद बचने वाली नहीं थी, आज तुम उसे कहां छोड़ आई रे? अब कौन मुझे सब कुछ भुलाकर दवाई ला देगा रे? कौन कहेगा सड़क पर राशन लेकर पैदल क्यों जाती हो, रिक्शे से नहीं जा सकती? कौन मुझे रिक्शे पर चढ़ा देगा रे? उस रात सब कुछ खत्म हो जाने के बाद कौन सुजाता का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था? हेम ही तो थी, सिर्फ हेम। व्रती हेम की कितनी देखरेख करता था, लेकिन फिर भी दिव्यनाथ कहते थे अना फीलिंग सन। आज सुजाता को कहने की बड़ी इच्छा हुई कि व्रती मुझसे नीचे उतरा नहीं जा रहा। तू जो कहता था कि सबसे मुश्किल काम है अपनी तरह होना, आज अगर मैं अपनी तरह होकर अपनी मर्जी से चल पाती तो, लेकिन हर समय अगर अपनी इच्छा से चल पाती तो व्रती आता ही नहीं इस दुनिया में। गोरा मुलायम रेशम जैसे बाल, जो बाल उसके मुंडन में भी नहीं उतारे गए, न जनेऊ में। हमेशा सुजाता का हाथ थाम कर सड़क पार करने वाला व्रती। सामने ड्राइंग रूम है, लोगों की बातें, हंसी ठहाके। ये दुनिया क्या सिर्फ मरे हुओं की है, लाशों की। लाशें जो खाती हैं, झगड़ती हैं, लोभ और लालसा से पगला जाती हैं, जो इसलिए श्रद्धेय नहीं बनते जिससे व्रती जैसे उनका आदर न कर सकें, जो इसलिए प्यार नहीं करते जिससे व्रती जैसे उन्हें प्यार न कर पाएं। व्रती श्रद्धा करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, प्यार पाना चाहता है, अभी भी चाहता है, क्योंकि अभी भी कहीं शांति नहीं है। अशांत, क्षुब्ध, पीड़ित, धर्महीन, विद्रोही समय। सुजाता पर्दा हटाकर कमरे में गई। मिसेस कपाड़िया अपने गुरु की बातें कर रही थीं। थोड़ी दूर पर नीपा हाथ में स्कॉच का गिलास लिए कभी इसके कभी उसके पीछे मुंह छिपाए खिलखिला रही थी। उसका फुफेरा देवर कांटे में कबाब का टुकड़ा दबाए उसके पीछे पीछे घूम रहा है। नीपा को ये कबाब का टुकड़ा ये खिला के ही रहेगा। टोनी की बहन नरगिस जोगिया नायलॉन ऊन की स्कीवी और बेल बॉटम पहने थोड़ा थोड़ा नाच रही है और इधर उधर गर्दन घुमाकर कुछ लोगों से बात कर रही है। नरगिस गुरु की भक्त सेविका है। वो भारत में स्वामी जी के धर्म का प्रचार करेगी। उसके एक हाथ में है लाइम कॉर्डियल का गिलास। बहुत ज्यादा पीने के कारण मध्योन्माद की मरीज होकर अस्पताल में ही रहती है। कभी कभार किसी खास मौके पर बाहर आती है, लेकिन जोगिया कपड़े पहनना नहीं भूलती। बिनी नहीं दिख रही। तुली, नीपा का पति अमित और टोनी अपने दोस्तों के साथ बात करते करते ठहाका मारकर हंस पड़े। फिर नीपा ने अपना गाल बढ़ाया, टोनी ने उसे धूमा, किसी ने फोटो खींची। मिसेस कपाड़िया के हाथ में स्कॉच भरा गिलास था। सुजाता और दूसरे लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। सुजाता के चेहरे पर पहली मुस्कान है। दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर थककर चूर चूर हो चुका है। जब हम स्वामी जी को देखा, तुम विश्वास नहीं करेगा, समथिंग इन मी फ्रायर की माफिक जल उठा। तब भी हम देखा स्वामी जी का सिर के पीछे हेलो टू बिल्कुल बत्ती के माफिक जल रहा। रोशनी, यू ब्राइट एंड ब्राइट, जैसे ए थाउजेंड सन्स 3। व्रती जैसा एक और कुश। नमदे की नालियों से घिरे निशब्द कमरे में कुश को उन लोगों ने पट्टों से बांध कर डाल रखा था। उसकी दोनों आंखों के आगे हजार पावर की 2 बत्तियां जल रही थीं। कुश की 10 उंगलियों से नाखून उखाड़ लिए गए थे। शरीर की प्रत्येक नस के केंद्र में सुई चुभोई जाती थी और निकाली जाती थी। 48 घंटे 72 घंटे फिर उसको कहा गया था यू आर फ्री। उसे निकालकर घर पर लाया गया था, फिर घर के सामने उतारकर गोली मार दी गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां गल चुकी थीं, लेकिन 1000 सूर्यों की रोशनी के सामने रहकर भी मिसेज कपाड़िया की दृष्टि नहीं खोई, बल्कि अंतर्दृष्टि खुल गई। द स्वामी वॉज फ्लाइंग हिज ओन प्लेन। ही जस्ट लुक्ड एट मी और कहे आओ हमारे पास आओ, मीट मी एट मायामी। अच्छा, हम मायामी जा रहे, ये उन्हें कैसे मालूम चला डियर? कहे यू आर द गर्ल इन द बुक यू आर कैरिडंग। कौन सी किताब? जानती हो डियर, ब्लैक गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। मैं ब्लैक थी डियर, मेरा सोल ब्लैक था। आई फाउंड माई गॉड एंड ऑल वॉज लाइट। इन बोथ सेंस रोशनी और हल्कापन। नंदिनी के अंदर का कुछ मर गया था। मर जाने पर आदमी भारी हो जाता है। व्रती का हाथ कितना भारी था।
मर जाने पर शायद अनुभूतियां भी शव की तरह भारी हो जाती हैं। उन मरी हुई अनुभूतियों का बोझ ढोते चलने के कारण ही क्या नंदिनी घिसट घिसट कर चलती है? क्या अब वो कभी भी स्वाभाविक नहीं होगी? पत्नी नहीं बनेगी, मां नहीं बनेगी? रास्ते की रोशनी से लेकर आदमी से इस धरती के एक एक धूल कण से प्यार किया था जिसने माइनस वो कभी मां नहीं बनेगी? जो संतान को सह नहीं पाती, एक के बाद एक पुरुष बदलती है, शराब के बाद हशीश का सहारा लेती हैं, उद्देश्यहीन होकर मारी मारी फिरती हैं, वे ही स्नेहहीन प्रेमहीन जीवन में शिशुओं को लाएंगी। वेट ए वेस्टेज। तभी से सोजामीजी मेरे गुरु हैं। नॉट ओनली माइन, सारी दुनिया के लोग एक दिन स्वामीजी के डिसाइपल हो जाएंगे। लाइक विवेकानंद, अमेरिका हैज डिस्कवर्ड हिम, नाउ इंडिया विल नो हिम। जीसू मित्रा मुंह बाय मिसेस कपाड़िया की बातें सुन रहे थे। उन्होंने सुजाता से कहा, इनसे मुझे मिलवाइए, जस्ट डू। आई एम डाइंग टू नो हर, प्लीज डू। मिसेस कपाड़िया, जीसू मित्रा हमारे मित्र, सो प्लीज्ड। मौली मित्रा ने फुसफुसाकर सुजाता से कहा, समझ रही हैं कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तभी देशी भाषा में बोल रही हैं। हाउ फनी, क्या पहन कर आई है, देखा? इनसफरेबल बिच, हीरे दिखा रही है मुझे। मिसेस कपाड़िया ने हीरा शब्द सुना, हंसी से चमकती आंखों से मौली की तरफ देखा, कहा, डायमंड्स पहनना ही पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं हीरा है सोल का सिंबल, प्यूरिटी। हाउ नाइस, लेकिन तुम्हें मैंने माफ नहीं किया डियर। वाई? डॉग शो में तुमने मेरे गोल्डन रिट्रीवर को प्राइज नहीं लेने दिया। मैंने नहीं, रोवर ने। यस, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, लेकिन व्हेन आई सॉ यूर डॉग, फिर सुजाता की तरफ मुड़कर कहा, तुम विश्वास नहीं करोगी डियर, समथिंग इन मी वेंट मैड विद एंथी। जीसू मित्रा ने कहा, स्वामी की बातें बताइए। वे गॉड हैं, अलमाइटी हैं। ही वॉन्ट्स इंडिया टू हैव दिस पॉवर्टी, इसलिए लोगों को इतनी सफरिंग है। वेन ही विल्स, सब लोग रिच हो जाएंगे। सच? जरूर। जब टोनी और तुली की शादी की बात बताई, ही वेंट इनटू धयान। धयान के बाद कहा, लड़की वेरी वेरी अनहैप्पी है, उन लोगों के घर पर एक ईविल छाया है। कहा ऐसा? जरूर। कहा कि जब टोनी और तुली स्टेट्स जाएंगे तो वे उनको कुछ फूल देंगे जिन्हें मकान के चारों तरफ गाड़ देना होगा। मौली मित्रा ने अचानक सुजाता से पूछा, तुम कैसे धर्म का परिवर्तन करोगी सुजाता? तुम्हारे तो पहले ही गुरु है ना? धर्म परिवर्तन होगी? क्यों? मिस्टर चैटर्जी ने कहा कि होल फैमिली स्वामीजी से दीक्षा लेकर कन्वर्ट। मुझे तो कुछ पता नहीं। एक गुरु के रहते दूसरे गुरु की दीक्षा ले सकते हैं? मेरे कोई गुरु नहीं है मौली। क्यों? रनु और व्रती एक बार अपना रिजल्ट जानने नहीं गए थे जब दोनों स्कूल में पढ़ते थे। वो सास जी के पुरोहित थे। मेरी सास उनसे कुंडली बनवाती थी। लक्ष्मीश्वर मिश्रा। व्रती की कुंडली भी बनाई थी। सुजाता ने व्रती की कुंडली क्या बार बार नहीं देखी थी? दीर्घायु, अवध्य, व्याधि, भयहीन, आघात शंकाहीन। सुजाता ने कुंडली फाड़कर फेंक दी थी। मौली मित्रा ने मिसेस कपाड़िया से कहा, यू नो हर यंगर सन व्रती। सुजाता ने कहा, मिसेस कपाड़िया मैं अभी आई। विस्की के 3 भरे पूरे ग्लास गटकने के बाद मिसेस कपाड़िया का दिमाग काफी तरल हो गया था। उन्होंने आंखों पर रुमाल रखा। आई नो, ओ डियर, हाउ यू मस्ट बी सफरिंग। स्वामी ने क्या कहा? सुनो डियर। जरूर। सुजाता उठकर चली गई थी। जीसू मित्रा ने कहा, आज ही तो उसकी डेथ एनिवर्सरी है। सच? मौली मित्रा ने कहा, डेट बाय व्रती। आई नेवर ट्रस्टेड हिम। उस दिन घर से गया तो क्या कहकर गया आपको पता है? कहा था कि रनु के पास रहूंगा रात को, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद से रनु के साथ उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं था। रनु के पास रहूंगा, एज इफ ही कुड बी रनुज फ्रेंड। दूसरे दिन अखबार में कुछ नहीं निकला, मतलब व्रती का नाम। जीसू वेंट टू द क्लब। वेट ए ब्लेसिंग, अवर एरिया वॉज फ्री। क्लब आ जा सकते थे, नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। मैं तो अखबार खोलती तक नहीं थी और न ही घर में किसी को पढ़ने देती थी। क्या हॉरिफाइंग खबरें छपती थीं। तो जीसू क्लब से जल्दी लौट आया और उसने कहा, पता है चैटर्जी का लड़का मारा गया है। ओह, हाउ अनर्निंग फॉर यू। 3। फिर मेरे बड़े भैया, हाँ डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने फोन किया कि व्रती हमारे घर आया था या नहीं। सुनते ही जीसू ने रनु को बॉम्बे के लिए रवाना कर दिया। यू डिड राइट। नेचुरली हम लोग आए कंडोलेंस जताने। चैटर्जी हैड ए बैड टाइम। हशअप करने के लिए बेचारे को कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी। हमें इतनी तकलीफ होती थी कि क्या बताएं। आप जरूर जानती होंगी, सुजाता इज धरोली अनफीलिंग वाइफ। शी स्पाइल्ड हर सन। नहीं तो ऐसी फैमिली का लड़का कभी। जीसू मित्रा ने कहा, ऑफ। कैसे दिन बीते हैं तब? आप तब कहां थीं? स्टेट्स में। टोनी? यहीं। एज मौली सेड, पार्क स्ट्रीट, कैमिक स्ट्रीट, फ्यू एरियाज वर फ्री। टोनी का दोस्त सरोज पाल ही तो तब ऑपरेशंस का इंचार्ज था। ब्रिलियंट बॉय, क्या करेज है। जिस तरह इन लोगों की धरपकड़ की उसने। सच? मौली मित्रा ने कहा, क्या फुलिशनेस है। समाज के ज्यूएल्स को तुम लोगों ने मार डाला, क्या फायदा हुआ? तुम लोग भी मरे। बीच में खामखा ऑनेस्ट ट्रेडर्स डर के मारे यहां से कैपिटल लेकर भाग गए। टेलिंग मी, स्टेट से आई फ्लू टू बॉम्बे।
बंबई से मुझे कोई कलकत्ता आने ही न दे। उस समय कलकत्ता में अमीरों को देखते ही मार डालते थे। मैंने क्या किया पता है? क्या किया? मिसेस कपाड़िया का चेहरा गर्व से चमकने लगा। उन्होंने कहा, सूती साड़ी पहनकर सेकंड क्लास से मैं कलकत्ता चली आई। कहा, माई हस्बैंड एंड माई सन नीड मी, सो आमी की ब्लेसिंग है। नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन किल मी। जीसू मित्रा ने इसके जवाब में कहा, लेकिन सुजाता लवली दिख रही है। सफेद ग्रीफ, कितना अच्छा। मौली मित्रा ने कहा, दैट्स अ स्टंट। सुजाता को पता है, इवनिंग में सब रंगीन कपड़े पहनेंगे। एज ए कंट्रास्ट सफेद पहना है। मिसेस कपाड़िया ने कहा, क्या मेकअप यूज किया है डियर? बताना जरा, बड़ा अनयूजुअल है। मेकअप? सुजाता ने, माई डियर मिसेस कपाड़िया, शी नेवर डज। बट वाई? शी इज ब्यूटिफुल। टोनी ने कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस माई ब्यूटिफुल मदर इन लॉ। माँ ये जर्नलिस्ट हैं, आपको देखने के लिए मरी जा रही हैं। टोनी बंगाल के तरीके से बंगला बोला। कलकत्ता का लड़का है, बंगला अच्छी तरह जानता है। जर्नलिस्ट ने कहा, बढ़िया पार्टी है, ब्यूटीफुल साड़ी है आपकी लड़की की। मिस्टर चैटर्जी क्या बढ़िया संस्कृत बोलते हैं। टिपिकल बंगाली घर है आप लोगों का। आपने कुछ खाया? बहुत अच्छा। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूं? मेरा? मैं बॉम्बे की एक विमेज मैगजीन में लिखती हूं। आप एक मां हैं, पत्नी हैं और बैंक में ऑफिसर। होम और कैरियर एक साथ चलाया जा सकता है। मैं ऑफिसर नहीं हूं। बट टोनी सेड, क्लर्की से शुरू किया था, 20 साल में सेक्शन इंचार्ज हुई हूं। हाउ नाइस। इसीलिए। अच्छा, आपका बेटा तो मार दिया गया था ना? फ्रॉम द एंगल ऑफ ए सॉरोइंग मदर। नहीं, माफ कीजिए। सुजाता उसी वक्त वहां से हट गई। औरतों की मैगजीन में सुजाता की तस्वीर। ए ब्रीच्ड मदर स्पीक्स। ये लोग किसी तरह भी व्रती को उसके साथ नहीं रहने देंगे, लेकिन फिर भी सारा दिन आज उसी के साथ ही तो थी। सी माई सन वॉज बॉम्बे की टॉप महिलाएं, रेस के घोड़े के मालिक, बिजनेसमैन की पत्नियां, फिल्म स्टार, सब व्रती और सुजाता की बातें पढ़ रहे होंगे। सुजाता अमित के पास गई। अमित, कुछ खाया? हाँ मां। तुम्हारे दोस्तों ने खाया? सब ने खाया। विस्की है, लेकिन फिर भी उनका दामाद शराब के नशे में धुत नहीं हुआ। देखकर सुजाता हैरान हुई। अमित को चुनकर लाए थे दिव्यनाथ। नीपा अपने सितार के मास्टर के साथ भाग गई थी, उसे पकड़ ले आए और महीने भर के अंदर शादी करा दी। बहुत पैसे खर्च किए थे। कमजोर मन का, डरपोक, बड़ी नौकरी वाला, अमीर बाप का लाडला बेटा अमित नीपा का पति है। अमित के लिए सुजाता को दुख होता है। पहले वो नहीं पीता था, अब नशे में धुत होने के लिए ही पीता है। उसी के घर में उसी के फुफेरे भाई के साथ नीपा ने जब से रहना शुरू किया, तभी से उसने पीना शुरू किया था। सुजाता को समझ में नहीं आता कि क्यों अमित अपने फुफेरे भाई को कुछ नहीं कहता। इस परिस्थिति में या तो बीवी से बातचीत कर लेनी चाहिए, और अगर बात हाथ से बाहर चली गई हो तो फुफेरे भाई से ही बात कर लेनी चाहिए। भाई को घर से निकाल देना चाहिए, बीवी को घर से चले जाने को कहना चाहिए। कानून है, अदालत है, कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना ही चाहिए। पर अमित ये सब कुछ भी नहीं करता पीता है सिर्फ। दिव्यनाथ रीति रिवाज मानते हैं, इसलिए जवाई छठ के रोज दोनों यहां आते हैं साथ साथ। साल में एक बार अमित के गुरु के पास दोनों जाते हैं। अमित तिमंजिले पर सोता है। दूसरी मंजिल में एक कमरे में नीपा की लड़की और उसकी आया रहती हैं। उसी मंजिल में बलाई और नीपा के बेडरूम है पास पास। ये सब जैसे कीड़ों से खाया, व्याधिग्रस्त, सड़ा गला कैसर है। मरे हुए रिश्तों को घसीटते हुए कुछ लाशें जीने का बहाना कर रही हैं। सुजाता को लगा अमित नीपा बलाई के पास खड़े होने पर भी शायद इनकी देह से सड़ने की दुर्गंध आने लगेगी। ये भ्रूणावस्था से ही दूषित व्याधिग्रस्त हैं। जिस समाज को व्रती जैसों ने उद्ध्वस्त कर देना चाहा था, वही समाज हजारों भूखों का अन्न छीनकर इन्हीं को यत्न से पाल पोस रहा है। उस समाज में जीवन के अधिकारी होते हैं मरे हुए लोग, सचमुच के जीवंत लोग नहीं। लेकिन बलाई क्या कह रहा है? अब बच्चों की हालत क्या है? सब तो मोहल्ला छोड़ छोड़कर भाग गए हैं। अरे बाबा, बरानगर कहकर टसुए बहा बहा कर धीमान ने कविताएं नहीं लिखी? रोने से क्या होगा? सीधी सी बात है, बरानगर में मोर देन 100 का क्रीमा बना डाला गया था, इसीलिए न आज वहां शांति है। जब तक काटकर मारा नहीं था तब तक कितना टेंशन था। धीमान कौन है? धीमान राय, जिसकी बात नंदिनी ने बताई। सुजाता ने देखा, शाल की मैक्सी पहने एक गोरी चिट्टी लड़की ने हाथ में गिलास लिए बलाई के कंधों पर हाथ रखा और कहा, क्या बढ़िया लिख रहे हैं ना ये लोग। बलाई ने कहा, 20,000 लड़के जेल में है, इसका रोना रो रहा था धीमान। क्या हमें बेवकूफ समझता है? जब एक्शन काउंटर एक्शन चल रहा था तब सब लोग सरकार की झाड़ खाकर बांग्लादेश कहकर रो रोकर अखबारों में लिख रहे थे। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। नाउ ही फील्स ही सेफ इनफ टू राइट। हटिए, क्या कह रहे हैं? उस दिन इनकी एक कविता पढ़कर मुझे तो रोना ही आ गया था। आइए, आप ही की कविता की बात हो रही थी। When do you write? इतना बिजी रहते हैं। Really you are truly committed to the cause. धीमान राय 40 पार कर गए हैं। चपटा चेहरा, देखने में कुरूप, पक्के अभिनेता की तरह चेहरे पर संकोच का भाव ले आए।
मोटी कर्कश आवाज में बोले, किसी और विषय पर कवि कैसे लिख सकता है? रियली जब आपकी वो वाली कविता पढ़ी, अनूप दत्त, यू नो हिम, अनूप ने कहा, ही फ्रील्स। देखिए, आज सब लोग उन्हीं की बात सोच रहे हैं। धीमान राय ने बड़ी निपुणता से मक्खन के टुकड़े पर दांत गड़ाए, फिर विस्की की चुस्की ली। सुजाता ने सुना है, कॉफी और मक्खन खाने से नशा नहीं होता। धीमान को देखकर समझ गई कि नशे के लिए वो नहीं पी रहा। जानती हूं। अचानक नीपा बोल पड़ी, बहुत विस्की पी ली है नीपा ने। उसके चेहरे पर स्लिखी उद्दंडता है। अच्छा, जानती हो, अमित ने व्यंग्य से कहा। श्योर, एक वॉश्ड आउट कवि दूसरे के अनुभवों पर लिखता है। उसकी कविता में कितना एक्सपीरियंस होगा ये सबको पता है। मेरा भाई मरा था, तब तुम्हारे सिंपैथेटिक कवि क्या कर रहे थे? हाइडिंग बिहाइंड हू स्कर्ट्स। बलाई ने क्या मुझे नहीं बतलाया सब कुछ? थी व्रती को लेकर तो तुम ही मुसीबत में पड़ गई थी, तब किसी को मुंह नहीं दिखाती। किसने कहा? मैंने। तुम्ही ने तो मुझे बार बार कहकर आगाह किया था। नॉट मी। झूठा कहीं का। टेक दैट बैंक। आई वोंट। मैं खिदिरपुर के गांगुली परिवार का लड़का हूं, तुम्हारी तरह की टके की वेश्या के लिए। अमित, सुजाता ने ही दबी आवाज में धमकाया। कुछ तनावपूर्ण क्षण। विस्फोटक रस्सी जल रही है। बारूद छुएगी अभी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि नीपा अचानक चहक कर हंस उठी। तुम भी हद करती हो मां, हम तो ऐसी लड़ाई का बड़ा मजा लेते हैं। अपने घर में लिया करो। सुजाता वहां से हट गई। पार्टी जमने लगी है। टेम्पो बढ़ रहा है। करीब करीब सब लोग नशे में हैं। टोनी की बहन नरगिस पीतल के 2 एशट्रे बजाकर स्वामी कहकर नाच रही है। जीसु मित्रा उकड़ू बैठे थोड़ा थोड़ा झूमते हुए ताली बजा रही हैं। अमित ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी मां ना एक किल जॉय है। फिर उसने तय किया कि अब वो नशे में धुत होगा। नीट विस्की डाली और गटक गया। नीपा, चलो भागते हैं, बलाई ने कहा। चलो, लेट्स गो टू शरद्स। आज फिल्म सेशन है। उसके घर पेरिस से लाई गई तस्वीरें हैं। बलाई ने जुबान को मुंह के अंदर ही अंदर घुमाकर एक जावाज निकाली। आवाज सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता था कैसी तस्वीरें होंगी, जरूर उत्तेजक। चलो, दोनों बाहर चले गए। धीमान राय ने अमित से कहा, आप भी खूब हैं। क्यों? बलाई के साथ आपकी बीवी फिल्म देखने चली गई। आपको इससे मतलब? बलाई, इस पट्टे को कैलेंडर भी मिल जाए तो। अरे भाई, आप शराब की खुशबू में बड़े बड़े लोगों को कल्टीवेट करते हैं, इसीलिए यहां आए हैं। फ्री शराब मिल रही है, पीते रहिए, और मामलों में सिर क्यों खपा रहे हैं? बलाई के साथ। अमित खिक करके चालाक सियार की तरह हंसा। कहने लगा, आप मुझे बलाई के बारे में बता रहे हैं? वो मेरा फुफेरा भाई है। भाई? जी महाशय, महिमा रंजन गांगुली का पोता हूं मैं, और दोहता है वो। ओह, ये बात है। फेट को मानते हैं? नियति को? कभी नहीं। न नियति को मानता हूं, न ईश्वर को। कैप। क्या कहा? रबिश। आपकी तरह के नास्तिक सुबह शाम मेरे दफ्तर में चक्कर लगाते हैं। आप नशे में हैं, और आप नशे में नहीं हैं। हजरत, फेट पर विश्वास रखिए, फिट है। कैसे? फेट के अलावा और क्या कहा जा सकता है? बलाई ने फैमिली की एक भी लड़की को छोड़ा है जो मेरी बीवी को छोड़ेगा। अरे साहब, मेरी छोटी बुआ, उसकी छोटी मौसी, उन्हीं से उसकी बच्चलनी शुरू हुई थी। नीपा को वो आसानी से छोड़ देता। लेकिन हां, बलाई ऊंचे खानदान का है। फैमिली छोड़कर बाहर बदामेली करने नहीं जाता। बलाई के साथ बीवी को। बलाई मेरा भाई भी है और दोस्त भी। उसके कनेक्शन कहां कहां है पता है? उसे नाराज करने से। जनाब, आप बहुत ही लिबरल है। ट्रूली लिबरल, मिस्टर कपाड़िया ने कहा। मैं हूं असल लिबरल। दिव्यनाथ ने कहा, जानता हूं। मिस्टर कपाड़िया ने अपने क्रीज वाले सूट के काले बटन पर उंगली रखकर कहा, मेरी पॉलिसी अगर फॉलो करो तो देश की सब समस्याएं मिट जाएं। कैसे? मिस्टर कपाड़िया शुद्ध बंगला में बोलने लगे। देश की समस्याएं क्या हैं बताइए? इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। अनेक धर्म, भाषा, जाति होने के कारण देश में विघटन हो रहा है। फूड कोई समस्या ही नहीं है। फूड राइट की बात आपने सुनी है कभी? किसान लोग का ही वेल ऑफ हैं, सब रेडियो खरीद रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है। नेशनल वेल्थ, सभी के हाथ में पैसे हैं। नहीं तो हाउ कम सब लोग घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगी चीजें खा रहे हैं। सही है। भाषा की क्या समस्या है? जो जहां पर है वहां की भाषा सीखे। मैं यहां शराब बेचता हूं तो बंगला सीखी है। मास्टर रखा है आपने, रखना ही होगा। टैगोर की भाषा है। सच? तो भाषा की समस्या इस तरह हल हो गई। अब धर्म? धर्म की क्या जरूरत है? बर्न डाउन मंदिर मस्जिद, एवरीथिंग। फॉलो स्वामी। स्वामी जिंदा ईश्वर है, उन्हीं को फॉलो करो। क्या बात कही है। हम लोग स्वामीज चिल्ड्रन इन इंडिया दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में ऑफिस खोल रहे हैं। 6000 लोगों को नौकरी देंगे। प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। भारत की हर भाषा में स्वामी का मैसेज छापेंगे। आसमान से लेकर भारत में जगह जगह उसका मैसेज फैलाएंगे।
इन नो टाइम सब लोग सोजामी को फॉलो करेंगे। ट्रू, धर्म की समस्या भी हल हो गई। अब जाति की समस्या। लॉ बना दीजिए कि कोई अपने प्रदेश में अपनी जाति और भाषा के लड़के लड़की के साथ शादी नहीं कर सकेगा। बंगाली मैरीज पंजाबी, उड़िया मैरीज बिहारी, असमिया मैरीज मराठी, बस सब समस्याएं हल हो गई। टोनी के साथ तुली जैसे। इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। क्या कह रहे हैं साहब? मैं ग्रेटफुल हूं एंड प्राउड। मैं भी। ग्रेट मोगल ऑफ द वाइन ट्रेड, उनके साथ संबंध। आप भी किसी से कम हैं क्या? टोनी इज ए ग्रेट बॉय। तुली इज ए ग्रेट गर्ल। जैकी इज ए ग्रेट सन। ज्योति भी। नरगिस इज ए ग्रेट गर्ल। नीपा टू। आप लोगों की फैमिली ग्रेट है। आप लोगों की भी। आप लोगों की पेडिग्री। आप लोग जमींदार हैं। हम कुलीन हैं। कुलीन? दैट्स ग्रेट। एक दिन आपको अपना फैमिली ट्री दिखलाऊंगा। जरूर। तब आप देखेंगे कि एक बात है चैटर्जी। क्या मिसेस चैटर्जी, आपके छोटे बेटे का शौक? नहीं नहीं, ही इज ऑल राइट। आपका लड़का और इस तरह मिसगाइडेड था। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। बैड कंपनी, बैड फ्रेंड्स, मस्ट बी दैट। पता है हम बाप बेटे कितने क्लोज थे। सुना है तुली से, एकदम बेबीज की तरह। हैड नो सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा ही होना चाहिए। वो गॉड की तरह मेरी रिस्पेक्ट करता था। क्यों नहीं करेगा? सच ए फादर। यही लड़का जब मेरे हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। होंगे ही, मुझे ऐसा शौक लगा है। दुख मत कीजिए, सोआमी कहते हैं। डेथ कुछ नहीं है, शरीर आपका भी मर जाएगा। हेवन में आप लोगों को सोल मिलेंगे। तब देखेंगे आप कि आपका लड़का वैसा ही है। अच्छा, मैं उसे देख पाऊंगा? ऐसा कहा है सोआमी जी ने। जरूर, मैं सोआमी को फॉलो करूंगा। जरूर कीजिएगा, जरूर। ये मेरी पत्नी है। अजी सुनो, ये कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं। सुनो सुनो ना, इधर आओ। मैंने सुना है पीछे ही तो बैठी थी मिसेस चैटर्जी। विस्की? धन्यवाद, मैं नहीं पीती। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं। सुजाता उठकर चली गई। बिनी बुला रही थी। दर्द की लहर उठ रही है बार बार। सब कुछ जैसे डोल रहा है, धुंधला रहा है, फिर स्पष्ट होता जा रहा है। शायद ज्योति ने कोई रिकॉर्ड लगाया है। जैस का उन्मत्त स्वर। क्या हुआ बिनी? मां, तुली बुला रही है। क्यों? टोनी के कोई खास दोस्त आए हैं। कहां? बाहर। बाहर क्यों? गाड़ी से नहीं उतरेंगे। अंदर आने के लिए कहो। मां, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, दर्द हो रहा है। तो तुम बैठो। नहीं, मैं उन्हें अंदर बुला लाती हूं। नहीं, मैं ही चली जाती हूं। तुम क्यों जा रही हो? मैं जाता हूं। नहीं, तुली शोर मचाएगी। तो चलो, मैं उन्हें नीचे गाड़ी से उतरने को कहती हूं। तुम मिठाई का पैकेट ले लो। नीचे उतरे तो ठीक, नहीं तो पैकेट दे देंगे। ठीक है। सुजाता ने शाल रख दिया और बाहर चली आई। सर्दी, बेहद ठंडी उत्तर की हवा, अंधेरा बगीचा, घुप अंधेरा। अगर वो इस अंधेरे में खो जा सकती तो लौटकर इस घर में घुसना न पड़े फिर से। सड़क पर गेट के सामने वाली गाड़ी, काली वैन, खिड़कियों में जाली, पीछे के दरवाजों में जाली। खिड़कियों की जाली से हेलमेट से बंका सिर दिख रहा है। सामने कौन बैठा है? ड्राइवर की पास वाली सीट पर। गाड़ी घर घर आ रही है। स्टार्टर बंद नहीं किया गया है। सांझे धुली पोशाक, पीतल का बैज डी सरोजपाल, बंगला मां का बेहद नटखट बेटा शेर दिल सरोजपाल। सरोजपाल, तुम्हारे लिए काफी नहीं है। लिखा हुआ एल्यूमिनियम का दरवाजा धड़ से गिरता है। अंदर व्रती का लिटाया हुआ शरीर निस्पंद, बार से ठंडा। सरोजपाल, यस, मेरी भी मां है। नहीं, आपका लड़का दीघा नहीं गया था। नो, ये सब चीजों घर में नहीं रहेंगी। नहीं, फोटो नहीं मिलेगी। बेटे को आप शिक्षा नहीं दे पाई। आपका बेटा गुंडों के दल से मिला हुआ था। आपके बेटे ने जो कुछ किया उसको माफ नहीं किया जा सकता। आपको चाहिए था कि बेटे के मन की बात भरभाप कर उसे सरेंडर करने के लिए कहना। नहीं, बॉडी नहीं मिलेगी। नहीं, बॉडी नहीं मिलेगी। नहीं, बॉडी नहीं मिलेगी। सुजाता ने देखा, सरोजपाल ने देखा। 1084 दे की मां, व्रती चैटर्जी की मां। इनसे सुजाता से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए सरोजपाल आना नहीं चाहता था। बिनी ने आगे बढ़कर कहा, नीचे नहीं उतरेंगे। नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। नहीं, काम है। टोनी और तुली को मेरे गुड विशेस दीजिएगा। मिठाई का पैकेट तो लीजिए न, कम से कम दीजिए, जल्दी में हूं। अच्छा, नमस्ते। स्टार्ट। गाड़ी जोर से घर घर आई और निकल गई। अभी भी काम है, अभी भी यूनिफॉर्म पहननी है। काली गाड़ी, कमीज के नीचे स्टील के चेन की शील्ड, चमड़े के केस में बंद पिस्तौल, पीछे की सीट पर हेलमेट पहने संतरी। कहां है अशांति? कहां है काम? भवानीपुर, बालीगंज, गड़ियाहाट, बेहाला, बारासत,
बड़ा नगर, बाग बाजार, कहाँ पर है काम? दुकानों के पल्ले कहाँ बंद होंगे? घरों के दरवाजे कहाँ बंद होंगे? कहाँ सड़क पर से भीत, त्रस्त, राहगीर, साइकिल सवार, सड़क का कुत्ता, रिक्शे वाला डर कर भागेगा? कहाँ पर सायरन बजेगा? धप 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 सड़क पर भारी बूटों की आवाज होगी, वैन की घरघराहट, फट 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 गोली की आवाज होगी। कहाँ 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 फिर से भागेगा व्रती? कहाँ भागेगा? कहाँ नहीं है हत्यारे? कहाँ नहीं है गोली, पुलिस वैन और जेल? ये महानगरी गंगापुत्र बंगाल में, उत्तर बंगाल में जंगल, पहाड़, बर्फ डाके प्रांत, राढ़ देश के कैंकरीले पथरीले बांध, सुंदर वन के खारे पोखर, वन, शस्य, खेत, कल कारखाने, कोयला खान, चाय बागान, कहाँ कहाँ भागेगा व्रती? कहाँ खो जाएगा फिर से? भाग मत व्रती, मेरे पास लौट आ व्रती, मत भाग अब। आज सारे दिन उसे ढूंढ ढूंढ कर अपने पास पा सकी थी सुजाता। वो इन सब चीजों में है था। फिर से अगर वैन चले, फिर से अगर सायरन की चीख से आसमान फट जाए, व्रती फिर से खो नहीं जाएगा। घर लौट आ व्रती, ऐसे भागा भागा न फिर, कोई तुझे भागने नहीं देगा, जहां जाएगा वहां से तुझे घसीट लाएंगे। मेरे पास आ व्रती। मां, तुम लड़खड़ा रही हो। बिनी का हाथ ठेलकर हटा दिया सुजाता ने। दौड़कर लौट आई, कमरे के दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हो गई। डोल रहा है सब कुछ हिल रहा है, घूम रहा है। इन लाशों को जैसे कोई धागे से खींच कर नचा रहा है। लाशें, सड़ी गंधाती लाशें, सबकी सब। धीमान, अमित दिव्यनाथ, मिस्टर कपाड़िया तुली, टोनी, जीसू मित्रा, मौली मित्रा, मिसेस कपाड़िया और खुद वो। धरती की सब कविता, कविता के बिंब, लाल गुलाब के गुच्छे, हरी घास, नियॉन की रोशनी, मां के चेहरे पर फैली हंसी, शिशु का क्रंदन। हमेशा अनंत काल तक इन सब का भोग करती रहेंगी ये लाशें। अपने सड़े गले गंधाते अस्तित्व को लिए धरती के हर सौंदर्य और माधुर्य को हथियाए रहेंगी। क्या इसीलिए व्रती मर गया? सिर्फ इसलिए? धरती को, पृथ्वी को इन लोगों के हवाले कर उनके ही हाथों में सौंपने के लिए क्या उसने अपनी जान दे दी? नहीं, कभी नहीं व्रती। सुजाता की लंबी, दिल दहला देने वाली चीख, उसका आर्त विलाप, एक विस्फोट की तरह ये प्रश्न फूटकर बिखर गया कलकत्ता के हर घर में, शहर की नींवों में धंस गया, आकाश के शून्य में मिल गया, हवा के साथ प्रदेश के कोने कोने में फैल गया। इतिहास के साक्षी खंडहरों के अंधेरे, इतिहास के परे पुराणों के विश्वास की नींवें कांप गईं। भूला हुआ, न भूला हुआ अतीत, वर्तमान, आगामी काल, सब कुछ जैसे ये क्रंदन सुनकर कांप गए। हर सुखी सुखी दिखने वाले अस्तित्व के सुख तार तार हो गए। यह क्रंदन खोखला नहीं है, इसमें भरी है रक्त की गंध, प्रतिवाद का प्रण, शोक की आतुरता। फिर सब कुछ अंधेरा। सुजाता का शरीर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। दिव्यनाथ चिल्ला उठे, लगता है अपेंडिक्स फट गया।